अंडरग्राउंड एयरपोर्ट। शमशाबाद नाम के एक देश में एक राजा का शासन रहता है। वो राजा अपनी प्रजा को जबरदस्ती से सेना में भर्ती करता था, क्योंकि उस राज्य के पास वाले राज्य की उनसे दुश्मनी थी और वो हमेशा से ही शमशाबाद राज्य पर हमला करना चाहते थे। गांव में प्रदीप नाम का एक लड़का रहता है। एक दिन राजा उसे देख लेता है और उसे कहता है, अरे सुनो तुम, जरा इधर आओ। जी महाराज, कहिए क्या बात है। तुम इतने हट्टे कट्टे हो, सेना में भर्ती क्यों नहीं होते? राजा की बात सुनकर प्रदीप थोड़ा सहम जाता है और मन में ही सोचता है कि राजा कहीं उसे जबरदस्ती बाकी आदमियों की तरह सेना में ना भर्ती कर दे। इसलिए वो चालाकी से कहता है, महाराज, मैं भी देश की सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक पायलट हूँ और लड़ाकू विमान उड़ाना जानता हूँ। दूसरी बात यह है कि हमारे पास कोई लड़ाकू विमान नहीं है। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूँ। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। प्रदीप खुश हो जाता है कि राजा अब उसके पास कभी नहीं आएगा। राजा वहां से चला जाता है, लेकिन वो रास्ते में सोचते रहता है कि लड़ाकू विमान की जरूरत उन्हें भी है, इसलिए उन्हें विमानों को खरीदना चाहिए। वो राज्य में जाकर अपने मंत्री से बात करता है। मंत्री जी, तुरंत ही मित्र देश से 50 लड़ाकू विमान खरीद लीजिए और राज्य में एयरपोर्ट बनवाइए और सबको लड़ाकू विमान उड़ाने की ट्रेनिंग देने के लिए उस प्रदीप को बुलाइए। राजा की बात सुनकर कुछ सैनिक प्रदीप के पास जाकर उसे लेकर आते हैं। प्रदीप सोचता है, अरे ये क्या, मैंने सोचा था ये राजा लड़ाकू विमानों की बात सुनकर मेरा पीछा छोड़ देगा, लेकिन ये तो लड़ाकू विमान ही खरीद लिया। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ अलग करना होगा। प्रदीप राजा जी के सामने जाता है और कहता है, आपने लड़ाकू विमान तो खरीद लिए महाराज, लेकिन आप सोचिए, अगर दुश्मन देश ने हमारे एयरपोर्ट पर हमला कर दिया तो सारे विमान 1 मिनट में ही नष्ट हो जाएंगे। हाँ, सही कहा तुमने। अब तुम ही बताओ, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रदीप मन में ही खुश होने लगता है और सोचता है कि राजा को ऐसी बात बताएगा कि राजा वो कर ही नहीं पाएगा। महाराज, दुश्मन देश के हमले से बचने के लिए हमें अंडरग्राउंड में एयरपोर्ट बनाना पड़ेगा, तभी हम उनसे बच सकते हैं। तो ठीक है मंत्री जी, आज से ही अंडरग्राउंड में एयरपोर्ट बनाने की योजना शुरू करें। राजा की बात सुनकर प्रदीप भी चिंता में पड़ जाता है और उसे समझ आता है कि अब तो कैसे भी करके सबको लड़ाकू विमान उड़ाना सिखाना ही पड़ेगा। वो मंत्री के साथ मिलकर अंडरग्राउंड एयरपोर्ट बनाने में सहायता करता है और अंडरग्राउंड एयरपोर्ट में विमानों को उतरने और उड़ान भरने के लिए जमीन पर एक दरवाजा बनवाता है, जो खुलता है और बंद होता है। कुछ लोगों को वो लड़ाकू विमान उड़ाने की ट्रेनिंग भी देता है। ये बात दुश्मन देश को पता चलती है कि शमशाबाद राज्य ने लड़ाकू विमान खरीदकर युद्ध की तैयारी कर ली है। वो उस दिन से ही हमला शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही वो शमशाबाद के एयरपोर्ट पर हमला करने आते हैं, उन्हें एयरपोर्ट दिखता ही नहीं और वो वापस चले जाते हैं। उन्हें वापस जाने के बाद अंडरग्राउंड एयरपोर्ट से प्रदीप अपनी लड़ाकू विमान की टीम को लेकर हवा में उड़ते हैं और दुश्मन देश पर हमला कर देते हैं और उनके एयरपोर्ट को तहस नहस कर देते हैं। महाराज प्रदीप से कहते हैं, वाह वाह प्रदीप, तुम्हारी वजह से आज हम युद्ध जीत गए। आज से तुम्हें मैं हमारे देश का युद्ध प्रतिनिधि बनाता हूँ। आज के बाद सब तुम्हारे अंडर में ही काम करेंगे। ये बात सुनकर प्रदीप महाराज का शुक्रिया अदा करता है और राजा जी प्रदीप को प्रतिनिधि बनवाते हैं और उस दिन से शमशाबाद राज्य में हर चीज प्रदीप के कहने से ही होने लगती है। वुडन कैमल हाउस। जयपुर नाम के गांव में समीर नाम का एक लड़का रहता था। समीर के माँ बाप का उसके बचपन में ही देहांत हो गया था, जिस वजह से समीर अपने चाचा के साथ रहता था। समीर के चाचा बहुत ही घमंडी और लालची इंसान थे। वे समीर से बहुत काम करवाते थे और उसे ठीक से भोजन भी नहीं देते थे। समीर के पास एक ऊंट था, जो उसे उसके पिताजी ने उनके गुजरने से पहले दिया था। समीर उस ऊंट से पापा की आखिरी निशानी के तौर से बहुत प्यार करता था, पर समीर के चाचा ब्रिजेश को वो ऊंट बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन समीर घर की साफ सफाई कर रहा था कि बाहर से समीर का ऊंट जोर जोर से चिल्लाने लगता है। समीर तुरंत भागते हुए बाहर जाकर देखता है तो उसके ऊंट को चाचा पीट रहे थे। अरे चाचा, क्या हुआ? आप मेरे ऊंट को क्यों मार रहे हो? अरे ये क्या बकवास है?
इसने मेरी सारी नींद खराब कर दी। इस ऊँट को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मार ही डालूंगा आज। ऐसा कहकर ब्रिजेश एक डंडा लेकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी समीर उनसे कहता है, चाचा जी प्लीज इसे छोड़ दीजिए। वैसे भी ये बहुत जख्मी हो गया है और दर्द के मारे बेचारा चिल्ला भी रहा है। प्लीज इसे माफ कीजिए। अरे तुम्हें घर में रखना अब बहुत मुश्किल हो गया है, ऊपर से ये ऊँट। नहीं, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। या तो तू इस घर में रहेगा या ये ऊँट। अब तू ही फैसला कर कि तुझे रहना है या इस ऊँट को। ये कहकर ब्रिजेश वहां से चला जाता है। समीर ऊँट के जख्म पर मरहम लगाता है और उसे कहता है, अरे अब मैं क्या करूं? मैं तुम्हें कहाँ रखूं और कैसे तुम्हारी देखभाल करूं? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, हम दोनों कहीं और जाकर रह लेंगे। ये सोचकर समीर अपने ऊँट को लेकर वहां से निकल जाता है और दोनों चलते चलते गांव के बाहर एक जंगल में पहुंचते हैं। वहां जाकर समीर को एक अजीब सा पेड़ दिखता है। समीर और ऊँट उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ को देखकर ऊँट भी बहुत खुश हो जाता है और उस पेड़ के पत्ते खाने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और गांव में भयंकर अकाल गिरता है। बारिश ना होने के कारण पानी की समस्या से सभी बहुत चिंतित हो जाते हैं। लेकिन ऊँट समीर को अपने पेट से पानी निकाल कर देता है। पानी पीकर समीर कहता है, अरे बस, मेरी प्यास बुझ गई, अब बस। लेकिन ऊँट समीर की बात नहीं सुनता और उल्टी करने लगता है। लेकिन इस बार वो पानी नहीं बल्कि सोने के सिक्के उल्टी में निकालता है। ये देखकर समीर कहता है, अरे बाप रे, ये क्या? इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आए? समीर के पूछने पर ऊँट उस पेड़ की तरफ देखने लगता है जिसके नीचे वो दोनों ठहरे थे। समीर ऐसा करते करते अपने लिए ऊँट के ऊपर ही एक वुडन हाउस बना लेता है और वहीं पर रहने लगता है और मिले हुए सोने के सिक्कों की मदद से जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगता है। इधर समीर का चाचा समीर की तरक्की को देखकर जल उठता है। वो समीर को सबक सिखाने के लिए उनकी तरफ आने लगता है, लेकिन कड़ी धूप की वजह से वो बीच में ही बेहोश हो जाता है। अरे बचाओ बचाओ, कोई, मुझे पानी चाहिए, कोई पानी पिला दो। ऊँट और समीर चाचा का आवाज सुनकर उनके पास जाते हैं और उन्हें पानी पिलाते हैं। चाचा कहते हैं, अरे समीर, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा और ऊँट का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा और तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। फिर भी तुम लोगों ने मेरी मदद की, मुझे माफ कर दो।